I have 4 credit cards, sir. वाओ। When my dad passed away, तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है सब कुछ घर पे मैनेज कर पाना। सब एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक के बाद एक लोन ही लेना पड़ा। वाओ। हर एक एक्सपेंस कवर करने के लिए या तो लोन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है या तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे। बहुत बहुत ट्रिकी सिचुएशन है आदिति, बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है। एवरीथिंग फील्स लाइक कि जो भी आ रहा है उससे ज़्यादा ही किसी और को देना है। आई डोंट नो व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी। काफी डरावना हाल है। आई एम जेन्युइनली एट अ लॉस, क्योंकि इतनी टाइट सिचुएशन है कि उसमें से उभर पाना भी मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक ऐसा इंसान जो अपना नाम, अपना शहर, अपना चेहरा हमें नहीं दिखाना चाहते, एंड हम उनके रिक्वेस्ट की कदर करते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी के थ्रू आई होप हम सब कुछ सीख पाएंगे। वेलकम टू मनी मैटर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर फॉर एक्सेप्टिंग। आपकी और आपकी टीम ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव गॉट दिस चांस एंड आई होप आई कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट थैंक यू टुडे। सो मच। थैंक यू, एब्सोल्युटली। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, अपनी कहानी इतने सारे लोगों तक पहुंचा पाना, और अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं फॉर द राइट रीजंस, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो हालांकि आपने बोला कि आप अपना नाम, अपना चेहरा नहीं बताना चाहती, लेकिन तब भी अपनी कहानी बता पाना, क्योंकि ये तो होगा ही कि आपकी कहानी सुन के जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, वगैरह वगैरह। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। तो अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हुए जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता पाएंगे? Yes. So hi uncle, I am Aditi and I'm actually the anonymous fit to fit has given me a bit more strength to come forward. तो मैं अभी नासिक में हूँ and I work as an operations executive in a logistics company. ओके। एंड आपके परिवार में कौन कौन है? यूर ओके अपना नाम शेयर करना, क्योंकि आपने शेयर किया, एंड आई एम टोटली ओके अगर आप नहीं करना चाहती। So name is okay but the identity what I do. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो हम आपको अदिति बुलाएंगे, एंड ये आपका असली नाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। लेकिन अदिति, आपके परिवार में कौन कौन है? आर यू ओके शेयरिंग दैट? Yes. So sir, actually my father passed away in 2021 and abhi I am my mom and मेरी younger sister we stay together and yeah that's majorly the family. अच्छा, परफेक्ट। आप कितने साल से काम कर रही हैं अदिति? About 4 years अभी। 4 साल से काम कर रही हैं। एंड ये नासिक में ही जॉब है या रिमोट है कहीं बाहर का? नासिक में ही है सर, और ट्रैवल होता है रिमोट, कभी कभी ऐसे हो जाता है बट मेनली इट्स ऑन द जॉब इटसेल्फ। ठीक है, समझ गया। ओके। तो जब आपने फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का अदिति, तो किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? कुछ ऐसा है जो आप इस कॉल में सॉल्व करवाना चाहती हैं? कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में आप हमारी मदद चाहते हो? Yes. So sir, when my dad passed away, तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है सब कुछ घर पे मैनेज कर पाना, and as the eldest one in the household, I took up सारी financial responsibilities as well, and फिर वही हो गया कि अभी सब एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक के बाद एक लोन ही लेना पड़ा, फिर क्रेडिट कार्ड EMIs, इसी में सब कुछ निकल जाता है। अभी ऐसा पॉइंट आ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि हर एक एक्सपेंस कवर करने के लिए या तो लोन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है या तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे। मेरी खुद की इनकम से कुछ हो ही नहीं पाता है, जस्ट गोज अप विद नथिंग टू डू एनी ऑफ माय एक्सपेंसेस, टू कवर देम, टू इवन डू एनीथिंग बियॉन्ड इट। तो अभी वैसा सिचुएशन आ गया है। ठीक है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स एज वेल, तो उनमें से भी थोड़ा थोड़ा कुछ देख के अप्लाई करने की कोशिश की है पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक। एंड वो मैंने एक एपिसोड देखा था जहाँ पे वो अनोनिमस था, तो उधर से एक्चुअली स्ट्रेंथ मिली कि मैं भी आऊँ एंड आई शेयर माय स्टोरी एंड सी इफ वी कैन डू समथिंग। ठीक है, गॉट इट। तो बेसिकली मनी मैनेजमेंट आपके पिताजी के गुजरने के बाद चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, एंड क्या आप ही हैं जो फैमिली में कमा रही हैं, सोल अर्नर हैं? अभी के लिए वैसे कंसिडर किया जा सकता है सर, क्योंकि माय मॉम आल्सो ये सब होने के बाद शी स्टार्टेड अ टिफिन सर्विस, बट उससे बहुत ही
कम आता है एंड वो हम फिर ऐसे कंसिडर नहीं करते ठीक हैं, है। इट्स वेरी लेस टू बी ठीक है, कंसिडर्ड तो कायदे से या आप ही की इनकम है जो एक स्टेबल इनकम है, एंड उसमें आप बोल रहे हैं कि गुजारा मुश्किल है, बहुत सारे लोन्स लेने पड़ गए हैं, एंड इसी को हम कैसे मैनेज करें वो आप जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, करेक्ट? यस सर, यस। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक चीज मैं बोलूंगा और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं अदिति, लेकिन किसी भी और के लिए जो वीडियो भी देख रहा है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ना ही क्वालिफाइड हूँ ये करने के लिए, ना ही अलाउड हूँ ये करने के लिए, ना ही मैं ये पेशे के रूप में करता हूँ। किसी भी पार्टिसिपेंट से हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम इंडोर्स नहीं करते हैं, कोई भी जो हम राय देते हैं वो सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही होगी। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं कहीं गलत राय दे दूं, और ऑडियंस हमें बहुत ऑनेस्ट रखती है तो वो हमें करेक्ट कर देती है। लेकिन कोई भी अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा देती, और जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो क्वालिफाइड हैं एंड पेशे के रूप में ये करते हैं एंड ऑथराइज्ड हैं करने के लिए, उन्हीं से राय लीजिएगा। मेरी राय पे मत पूरा 100% फोकस करके अज्यूम करिएगा कि यही सच है। मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा अदिति, लेकिन गलती कर सकता हूँ। ओके, तो हम आपकी इनकम और आपके पूरे फाइनेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनकम से ही शुरू करते हैं। आपने बताया कि आप लॉजिस्टिक्स कंपनी में ऑपरेशंस कर रही हैं, तो आपकी मंथली आफ्टर जो भी टैक्स वगैरह कटता है, कितना इन हैंड आता है? सर 48,000 इज व्हाट आई गेट इन हैंड। अच्छा, ठीक है। एंड इसमें आपको कोई आइडिया होगा कि आपका कितना पीएफ कट रहा होगा? नो, देयर इज नो पीएफ इन आवर कंपनी। अच्छा, तो कोई, ठीक है, पीएफ कोई नहीं है, ठीक है। आपने बोला कि आपकी मॉम की जो टिफिन बिजनेस की इनकम है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, चलेगा? हाँ, पर ऐसे सर आ जाता 6,000 to 7,000 रुपीज आ जाता है, बट वो हमको कंसिडर एज अ फैमिली इनकम नहीं करती हूँ मैं तो। ठीक है, ओके, तो मैं बस लिख देता हूँ, लेकिन अज्यूम करेंगे कि इस 6,000 को कभी आए कभी नहीं आए। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके खर्चों की तरफ। तो सबसे पहले मुझे वो खर्चे बताइए जो जरूरत के खर्चे हैं। तो क्या आप अपने घर में रहते हैं या किराए के घर पे रहते हैं? इट्स ओन हाउस बट लोन लिया हुआ है घर के लिए जो अभी तक पेंडिंग है। घर है एंड मेनली जस्ट इधर जो यूजुअली मंथली एक्सपेंसेस है हम तीनों के वही सफाइस करते हैं, जैसे अभी खाना, ग्रोसरीज, यूटिलिटी हो गया, बहन की फीस हो गई, यही सब कर करके मैंने देखा था तो 15,000 के आसपास होता है सर मंथली का हमारा खर्चा। ओके, तो महीने का आपका बहन की पढ़ाई, खाने पीने का खर्चा, जो भी सारे बिल्स वगैरह हैं, वो सब आप बोल रही हैं करीब 15,000 होते हैं, करेक्ट? यस यस यस। अच्छा, ठीक है। और आपके काम का खर्चा या कुछ आपके खर्चे ट्रैवल वगैरह के? मैंने एक्चुअली सर ये देखा था पहले, तो ये सब 15,000 में वो सब हो जाता है। ट्रैवल भी मेरा आ जाता है, घर की ग्रोसरीज अब हम फिर अभी बहुत मिनिमल लाइफस्टाइल पे ही रहे, तो घर की ग्रोसरीज, यूटिलिटी सब मिला के ही इतना ही हमारे खर्चे हो जाता है, 15,000 में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, गुड। ये अच्छी बात है कि आप अपने खर्चों को कम से कम थोड़े सीमित रूप में रख सकती हैं। तो मुश्किल होता होगा, लेकिन आप कर पाती हैं, तो वही कमेंडेबल है। ये सर मैंने उसी एपिसोड से देख के ये फिक्स किया था कि हाँ ये 15,000 तो हम इसी में चले गए और वो अभी हो रहा है, तो हाँ। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। फिर आपने बताया कि होम लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई कितनी जाती है? सर 18,000 इज द ईएमआई ऑन द होम लोन। ओके, ठीक है, 18,000। और आपने बताया कि और भी कुछ लोन्स हैं, वो क्या हैं? यस, मेरे पास पर्सनल लोन्स भी है जिनकी ईएमआई अराउंड 16,000 है, 16,200 के आसपास उनकी है। मुझे बांट के ये बताएंगी तो कौन सा लोन है, कितने का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सब बताइए प्लीज। और क्रेडिट कार्ड भी है, सब साथ एक एक करके ही। हाँ, एक एक करके सारा बताइए। तो पहले पर्सनल लोन से शुरू करते हैं। तो पहला पर्सनल लोन 3.5 लाख इज द अमाउंट सर, एक पर्सनल लोन जो मैंने लिया था। ठीक है, ओके। एंड उसका अभी पेंडिंग अमाउंट 2 लाख के आसपास ही है, सो 2 लाख इज व्हाट इज पेंडिंग अप देयर। एंड उस ईएमआई आ जाती है अराउंड 9,700 रुपीज। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर एंड इसके बाद जो है वो एक 2 लाख का लोन है सर, ये दिया था मैंने पहले, और
इसकी EMI 6,500 रुपीज है सर। ओके, ठीक है। इसमें कितना बचा हुआ है, कुछ आइडिया? 95 के आसपास कुछ बचा होगा सर, 95 ठीक के। है, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा होम लोन था, मेरे पापा ने जो लिया था, वो फिर आई टुक ओवर एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर दैट। वो 34 lakhs का अभी पेंडिंग है सर उसमें, एंड उसी में सबसे ज्यादा मेरा 18,000 का EMI हो जाता है महीने का। ठीक है, ओके। पर्सनल लोन सारे खत्म हो गए, यही 2 हैं? जी सर, इसके बाद क्रेडिट कार्ड्स एक्चुअली जो, हाँ जी, बताइए। so I have 4 credit cards, sir, and वाओ! yes, so I think that's where everything started toppling up. But 4 credit cards, and उसमें अभी मेरे मिनिमम बैलेंस पे ही मैं चल रही हूँ अभी तक, तो वो सिर्फ 22,000 चला जाता है, बहुत आउटस्टैंडिंग है वहां पर अभी तक मेरी। वाओ! अच्छा, ठीक है, आप मुझे एक-एक करके आप इसको बताइए। तो पहले क्रेडिट कार्ड में कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? सर मेरा एक SBI का क्रेडिट कार्ड है जिसमें अराउंड 1,50,000 इज व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑफ। ठीक है, ठीक है। और इसकी कितनी जाती है मिनिमम बैलेंस? इसकी जाती है, सो इसकी मिनिमम ड्यू 7,500 है, एंड उसी पे मैं चल रही हूँ बस अभी तक। 7,500, ठीक है। दूसरा बताइए क्रेडिट कार्ड। एक और मेरा HDFC का कार्ड है सर, उस पे 1 लाख रुपीज इज व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एंड इसकी मिनिमम ड्यू भी 5,000 है सर, तो वो भी उसी पे ठीक चल। है, ओके। फिर एक और है सर, वो है 80,000 के आसपास सर, 80,000 हम मान सकते हैं, एंड उस पे भी 3,500 की मिनिमम बैलेंस है। ठीक है, और फिर? एंड एक और है मेरा सर वापस 1,20,000 का ही कार्ड, मतलब उस पे आउटस्टैंडिंग उतनी है, एंड उसमें मेरी मिनिमम बैलेंस ड्यू है 6,000 रुपीज। वाओ, ओके। सर तो आफ्टर माय डैड पास्ड अवे, उसके बाद द लोन एक्चुअली केम अप। पहले वही था कि घर पे सब कुछ मैनेज करने के लिए, एंड आई वाज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, सो नो इनकम आइदर, एंड दैट्स वेयर आई टुक दैट। इट वाज अ 3 month EMI का लोन, बट वो कभी 3 महीने में चुका ही नहीं, और सिर्फ उसके बढ़ के वो अभी ऐसा हो गया है। फिर उसको कवर अप करने के लिए घर के एक्सपेंसेस, मेरी मॉम भी बीमार पड़ गई, तो सब एक्सपेंसेस के लिए सेकंड पर्सनल लोन केम इन, एंड उसका भी अभी तक वो पे ही नहीं हो पाया है। एंड फिर हर बार यही हो गया कि जस्ट नॉर्मल घर चलाने के लिए, ग्रोसरीज, ये सब के लिए मैंने इनिशियली क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया था, और फिर वही था कि 1 महीना तो 1-2 महीना सब सही चला था। उसके बाद दिस स्टार्टेड हैपनिंग कि मिनिमम बैलेंस पे ही ऑपरेट कर रही हूँ मैं, हर चीज क्रेडिट कार्ड से ही हो गई, एंड देन every expense just started coming up on the credit card, all bills, and फिर वो minimum balance के चलते चलते it just increased, and then I took a different credit card to pay something else. So now I think I'm just stuck. Everything feels like कि जो भी आ रहा है उससे ज्यादा ही किसी और को देना है। फ्रेंड्स से भी बहुत बोरो करती हूँ, उनको भी देती हूँ फिर वापस, तो अभी बस लेन देन यही चल रहा है। आई एम जस्ट नॉट, आई फील वेरी गिल्टी ऑल्सो, क्योंकि एक साइड पे घर पे भी बहुत कुछ है। मेरी बहन की अभी, उसको भी कॉलेज शुरू करना है, उधर फीस अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, ये सब। तो हाँ, अभी बहुत ही उसी सिचुएशन में वेयर आई डोंट नो व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी, जस्ट फील्स लाइक ओनली द मिनिमम बैलेंस इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड आगे क्या। बहुत बहुत ट्रिकी सिचुएशन है आदिति, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। मतलब अगर मैं सिर्फ मैथ्स देखूं तो आपके करीब 55,000 रुपये महीने आते हैं, वो इंक्लूड करके अगर आपकी माता जी जो हैं वो 6-7 हज़ार रुपये कमा पाती हैं, एंड आपके खर्चे अभी जो आप बता रहे हैं वो 70,000 से भी ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ बेयर मिनिमम खर्चे हैं। तो मतलब ऑलरेडी आप एक शॉर्टफॉल पे हैं करीब 15-16 हज़ार के, एंड ये भी अगर आप पूरा कर गए किसी हिसाब से, तब भी कोई ना कोई लोन चुकेगा नहीं, क्योंकि अभी आप मिनिमम बैलेंस में ही है। तो काफ़ी डरावना हाल है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ और सवाल। सबसे पहले, आपके बैंक में अभी कितने पैसे हैं? सर मतलब ऐसे तो हम कुछ
काउंट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वही है कि मैं उसको भी डाल ही देती हूँ, बट अबाउट 5,000 रुपीज इज यू कैन कंसिडर, बट आई स्टिल हैव टू पे दैट। तो समझ गया, ठीक है। एंड आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है अभी तक, आज तक? नहीं सर, मेरे को बहुत इच्छा है बट आई हैव बीन ट्राइंग टू, बट नथिंग इज हैपनिंग। आई एवरी टाइम आई प्लान फॉर समथिंग, वो सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड में मैं उसी लूप में फंस जाती हूँ, सो आई कांट डू एनीथिंग बियॉन्ड इट, बट आई डू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई थिंक आई डू वांट टू बिल्ड समथिंग, पर अभी वो हो ही नहीं पा रहा है, कुछ है ही ठीक नहीं है। जिससे मैं करूँ। नहीं, बिल्कुल समझ सकता हूँ। ओके। एंड आपकी मॉम का और आप दोनों बहनों का हेल्थ इंश्योरेंस है? नो सर, वो भी नहीं है। अगेन ये भी वही उसी में है कि दिस वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन आई वुड आस्क यू आल्सो कि कैसे मैं इनके लिए प्लान करूं, बट अभी कुछ भी नहीं है। नो। ठीक है, समझ गया। और मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होगी आपकी? ये सर नहीं है। ओके। जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था तो उनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं थी? नो सर, दैट्स वेयर आई थिंक इवन वो भी ही यूज्ड टू अर्न 70,000 जिससे हम आराम से रह रहे थे तभी सब, एंड फिर उसके बाद ये हो गया, सब मेरे ऊपर आ गया। और फिर अभी बहुत ही यंग, आई वाज आल्सो यंग एंड आई डिडंट नो सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम, बट यस अभी ये सब शुरू करना है, पर पहले अगर इधर कुछ हो जाए उसके बाद ऐसे जो बच्चे रहे उनको फिर इसके लिए समझ यूज सकता हूँ। करेंगे। ठीक है। अदिति की कहानी से एक चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस भी हालात में, एंड वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदिति के पिताजी जब गुजर गए, एंड वो खुद बोल रही हैं कि उनकी 70,000 रुपये की सैलरी भी काफ़ी थी क्योंकि छोटा परिवार था। ऐसा लग रहा है कि ज़रूरतें भी सीमित थी, बहुत अय्याशी वाली ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन सडनली जब किस्मत ऐसा रुख बदलती है, मोड़ लेती है, जहाँ आप प्लान नहीं कर सकते, आपके पास कहीं दूर दूर तक वो कल्पना भी नहीं होती कि आपकी फैमिली में से एक इंसान और सबसे शायद इम्पोर्टेंट इंसान चले जाएंगे, एंड सडनली यू आर लेफ्ट विद एनीथिंग। तो बहुत बार मैं जब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूँ तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे कोई चाहता थोड़ी है कि हम मर जाएंगे, ये सब कुछ तो बाद में करते हैं, या करने की ज़रूरत क्या है, हम अपने आप को क्यों इस मोड़ में डालें कि हम बीमार पड़ेंगे या हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी, हम क्यों ही ऐसा सोचें। लेकिन वो बेवकूफ़ी है। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी है, आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ क्या होगा, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आपका परिवार फिर वो आपको तो खो ही चुका है, लेकिन आपके साथ साथ एंड आपके जाने के साथ साथ जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो अगर पूरी नहीं हो पाएंगी तो फिर यही हालत है। ऐसा नहीं है कि अदिति ने ये सारे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अपनी अयाज जिंदगी, अपने फ़ोन या अपने कपड़े, अपने गाड़ियां खरीदने के लिए खर्च करें, या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खर्च करें, अपनी माँ के लिए, खुद के लिए, अपनी बहन के लिए। और वो एक ऐसे मकाम पे है जहाँ मुझे पता भी नहीं है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि कुछ है भी नहीं। एक घर है और मैं नहीं चाहता कि मैं ये बोलूं कि जो एक चीज़ है आपकी वही बेच दो और उसी से सब कुछ साफ कर दो, शायद वही एक तरीका रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले ली होती तो बहुत अलग ये कहानी होती, शायद अदिति को इस कॉल की जरूरत भी नहीं होती। एंड जो है आपके सामने ही है। मतलब मैं चाहे जितना भी बोल लूँ, जितना भी ज्ञान दे दूँ, जब ये होती है ना चीज़ें तो तभी पता चलता है। कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है आपकी गलती का एहसास आपको दिलाने के लिए, which is unfortunately what's happened here. Anyway, अदिति, मैं आपकी कहानी से बस ये सीख सबके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप उस यस, दी हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट वाज वेरी राइट। ऐसा लगता है अगर वो होता तो मे बी हम थोड़े बेटर स्टेज पे हो सकते थे आज। एंड मेरे एक्सपेंसेस भी जो है वो सिर्फ सर्वाइवल, मतलब इसी में जा रहे हैं कि हम सिर्फ एक सब बहुत कम मिनिमल एक्सपेंसेस पे, ऐसे जो 15,000 है वो सिर्फ और सिर्फ नीड्स के लिए ही जाता है, उसके अलावा हम कुछ देखते ही नहीं इधर उधर। तो वो सब तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो चुका है अभी हमारे लिए। But and even the house, since all three of us are very dependent on it, and just us three together, so selling the house is not the option either, which we have. So yes, sir. ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपका या आपकी माता जी के पास कुछ भी सोना है?
गोल्ड एज इन? सर हाँ, हमने ऐसे हर दिवाली और ऐसे सब इकट्ठा कर करके थोड़ा एवरी ईयर थोड़ा-थोड़ा सोना परचेज़ तो किया है। बट वो उसके लिए है, मेरी मैरिज के लिए सेव करके रखा है। मेरे डैड ने भी थोड़ा लिया हुआ है। बट आई एम नॉट श्योर कितना, हाउ मच गोल्ड, बट है थोड़ा ऐसे मम्मी ने रखा हुआ तो है। और ओके, मुझे अब ये बताइए अदिति, जो आपकी नौकरी है, यही नौकरी आप 4 साल से करती आ रही हैं? अ, हाँ सर, मतलब स्टार्टेड हियर ओनली एंड अभी तक मैं इधर अच्छा। ही से कर रही हूँ। नासिक में और अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं टू गेट बेटर जॉब, या इसी में आपको लगता है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कुछ होगा? जैसे मार्च का साइकिल आने वाला है, शायद तब कुछ अप्रेजल या इंक्रीमेंट होता है, तो कुछ ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, सर इधर अभी मेरा प्रमोशन आने वाला है मार्च के साइकिल में, तो उधर से आई एम होपिंग कि अमाउंट हो जाए एंड थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। गॉट इट, ठीक है। ठीक है अदिति, तो मैं आपको अब 2-3 चीजें बताऊंगा जो मेरे हिसाब से शायद वही ऑप्शन है। आई एम जेन्युइनली एट अ लॉस, क्योंकि इतनी टाइट सिचुएशन है कि उसमें से उभर पाना भी मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। तो अगर ऑडियंस में कोई इसको देख रहा है एंड जो मैंने राय दी है उससे सहमत नहीं है, एंड आपको लगता है कि कोई और तरीका हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि अदिति की उससे मदद ही होगी। एंड उनके परिवार की स्थिति अगर इम्प्रूव हो तो आप ही को दुआएं मिलेंगी, तो प्लीज़ वो भी शेयर करिएगा। 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास अदिति। सबसे पहला तो 100% आपको ये करना है, आज वापस घर जाके, या अगर आप घर से ही बोल रहे हैं, जो भी, अपनी प्लीज़ माता जी से जो भी सोना है, चाहे उन्होंने पहना भी हो, एंड मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन अगर उन्होंने कोई कंगन भी पहने हो, कोई गले की माला भी हो, कुछ भी हो, उस सबको आपको बटोरना है एंड ये पता कराना है कि वो सोना करीब कितने का होगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके ऊपर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का एक बोझा है। इन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, जैसे पर्सनल लोन का तो ज्यादा बोझा है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, पर्सनल लोन आपके 5.5 लाख रुपए का है, एंड क्रेडिट कार्ड अगर हम देखें तो 2.5, 3.5, करीब 4 लाख रुपए। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ 4 लाख है, पर्सनल लोन 5.5 लाख है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बोझा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल लोन से करीब 3 या 4 गुना ज्यादा होगा। तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पता भी है, मोटा मोटा यही होता है, क्रेडिट कार्ड 35, 40, 45% साल का ये करता है। तो मतलब हर साल आपका ये 4 लाख जो है अभी के रेट पे 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा बढ़ता रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ किस्त पे, तो सॉरी, ब्याज पर। तो 1 साल अगर आपने नहीं चुकाया, जो कि आप अभी कर रही हैं, आप सिर्फ बेयर मिनिमम चुका रही हैं, तो ये 4 लाख रुपए 1 ही साल के अंदर करीब 5.5 लाख रुपए हो जाएंगे। एंड ये कितना सर से ऊपर चला जाएगा आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। वो जो पर्सनल लोन है 5.5 लाख रुपए का, वो शायद 13, 14, 15% पे होगा। वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम उसको धीरे धीरे आप चुका सकते हैं, क्योंकि आप उसकी ईएमआई भर रही हैं। तो जितना भी वो 2 लाख या अच्छा सॉरी, सिर्फ 3 लाख ही बचा हुआ है। जितना भी आपका वो 3 लाख रुपए बचा हुआ है, वो आप धीरे धीरे करके शायद 1-1.5 साल में, 2 साल में चुका देंगी। तो मैं दुआ करूंगा कि आपका जो सोना है वो 4 से 5 लाख रुपए तक का हो, क्योंकि अगर वो होगा तो आप उस सोने को गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो पर्सनल लोन के आसपास ही होगा, तो क्रेडिट कार्ड से तो बहुत कम है। एंड उसको चुकाने का जो जरिया होगा, उसमें जो आपके क्रेडिट कार्ड का महीने का कितना जाता है, 22,000 रुपए जाते हैं, वो काफी कम होंगे। तो टू गिव अ सेंस, एंड मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम 5 लाख रुपए, एंड मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं कि अगर 5 लाख रुपए आपके पास होंगे, और अगर हम 15% पे भी इसको लेते हैं और 3 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई जो होगी वो करीब 17,000 रुपए आएगी, जो कि अभी 22,000 रुपए है, और उससे कर्ज चुक भी नहीं रहा है, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू हो रहा है। तो अगर आप ये 5 लाख रुपए का 15% ब्याज पे भी लेते हैं लोन, तो महीने के आप 17,000 रुपए ही देंगे, तो आपके 5,000 रुपए वहां से बच जाएंगे, और आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका पाएंगे।
ठीक है, तो सबसे Yeah. पहले आपको ये करना है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड होप इट इज अबव 4 lakhs. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 लाख नहीं है, ये 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी है, एंड अगर वो हुआ तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है। उस केस में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1, मुझे लग रहा है आप कितने 24, 25, 26 साल की हैं? जी सर, 25. हाँ, तो 25 साल की उम्र में ये चीज है तो बहुत डरावनी, लेकिन शायद आपके लिए और कोई उपाय नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैं इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकती, मेरे को डिफॉल्ट करना पड़ेगा, मेरे पास जरिया नहीं है, एंड ये अब एक नॉन परफॉर्मिंग क्रेडिट कार्ड या एसेट बनेगा आपके लिए। दिस इज कॉल्ड अ सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड को, जैसे आप फर्ज करिए पहला क्रेडिट कार्ड है जहां आपके 1.5 लाख रुपए पेंडिंग है, उनको आप कॉल करके बोलेंगे कि मैं इस पैसे को नहीं चुका सकती, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, आप प्लीज इसको सेटल करिए। एंड सेटल करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो आपको नेगोशिएट करके एक अमाउंट बताती है, जो कि 30%, 40%, 50% ऑफ द पेंडिंग अमाउंट हो सकता है। तो वो ये बोल सकते हैं ठीक है, आप नहीं पे कर सकते, 50,000 रुपये पे कर दीजिए एंड आपका ये क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा एंड आप इतने में ही रफा दफा हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि ये तो फिर मैं हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ कर सकती हूँ, तो इसमें कैच क्या है? कैच ये है अदिति कि जब आप ये करती हैं तो मान लीजिए पूरी जिंदगी के लिए आपके ऊपर एक छाप लग गई, तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, जिसके बुनियाद पे आपको आगे जाके लोन मिल सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई का लोन हो, घर का लोन हो, गाड़ी का लोन हो, कोई और पर्सनल लोन हो, उसको आप अलविदा बोल दीजिए। आपको जिंदगी में कोई बैंक तो अब लोन नहीं देगा, क्योंकि आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एक सेटलमेंट केस बन चुकी है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25 साल की उम्र में तो ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि लोन जरूरी होते हैं एंड जिंदगी में बहुत बार उनका इस्तेमाल सही ढंग के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक उपाय है। मेरे हिसाब से ये काफी सस्ता उपाय है, क्योंकि जो दूसरा होगा उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बता ही दूंगा, लेकिन शायद आपके लिए वो उपाय है भी नहीं। लेकिन ये एक ऑप्शन होगा कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कॉल करके बोलेंगी कि प्लीज सेटल करिए। तो ये जो 4 लाख रुपए हैं, अगर ये आप 1.5-2 लाख रुपए में सेटल हो जाएंगी और वही जो पैसे आप देती आ रही हैं वो देंगी, तो उसके चलते धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years आप इस पैसे को चुका पाएंगे। आई जस्ट वांट टू सी कि तो अपने हाँ जी पूछिए। तो इसका अगर ये होता है तो मैं कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकती हूँ फ्यूचर में? कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भारत के बैंकिंग फाइनेंशियल लेंडिंग सिस्टम में आपका नाम ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, एंड आपको वो सारी चीजें करने के लिए फिर से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, जिसमें सालों लग जाएंगे, बट दैट विल बी दी ओनली वे। ओके। आप अभी अपने घर के ईएमआई, महीने के खर्चे और पर्सनल लोन, ये सब कुछ करके करीब 50,000 रुपए महीना खर्च करते हैं। कमाते आप करीब 55,000 रुपए, बचे सिर्फ 4 या 5,000 रुपए। वही आपकी क्षमता है ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देने की। तो कुछ तो आप उस गोल्ड लोन से जितना भी होगा, 1-2 लाख जितना भी है, उससे निकालेंगे, बाकी का सेटलमेंट से निकालेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर मान लें आपका सोना 1 या 2 लाख रुपए का है, तो जो भी 1 या 2 लाख वाले पेंडिंग हैं, जैसे तीसरा क्रेडिट कार्ड में 80,000 पेंडिंग है, चौथे वाले में 1.2 लाख पेंडिंग है, वो आपने चुका दिए उससे, और बाकी के जो 2 क्रेडिट कार्ड हैं उसको आप सेटलमेंट में ले गई। या अगर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है तो 3 चुका दिए, 1 सेटलमेंट में ले गई। मैं यही चाहूँगा एंड भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा का लोन हो, ताकि पूरा का पूरा चुक जाए और आप लोन अगेंस्ट गोल्ड ही से ही बच जाए, एंड उससे कम से कम ये सारी चीज़ें वापस आ पाएंगी। लेकिन ये होगा पहला, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन और सबसे डरावना ऑप्शन यही है कि
आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं जहां आपको पता है आप इस लोन के चंगुल में ऐसी फंसी हैं कि सिर्फ जो आखिरी एसेट आपका है वो है आपका घर, वो आपको बेचना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये घर आपका पूरा होता तो आप उस घर के अगेंस्ट भी लोन ले सकती थी, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन ये घर आपका नहीं है, अभी भी ये घर बैंक का ही है जिससे आपने ये लोन लिया हुआ है। तो एक चीज ये हो सकती है, एंड ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई फैमिली मेंबर हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं आपके पिताजी के, माताजी के, जो एक्चुअली ये 34 लाख रुपए जो बचे हैं वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएं ताकि आप ये घर अपने नाम कर पाएं, लोन खत्म कर पाएं और फिर उसके ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें, तो वो एक जरिया हो सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जो 34-35 लाख रुपए किसी के लिए देने के लिए तैयार होंगे। तो मैं मानता हूं कि ये सजेशन भी थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन फिर शायद एक ही रास्ता बचेगा कि इस घर को आपको बेचना पड़ेगा, उससे सारे कर्ज चुकाने पड़ेंगे, किराए के घर पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छी चीज ये होगी कि आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम बरकरार रहेगा। आपको कोई भी आइडिया है अदिति कि आपके घर की अभी वैल्यू कितनी है? नो सर, एक्चुअली नहीं। ठीक है, कोई नहीं। यूजुअली अगर मान के चलें, और ये घर कब खरीदा था उसकी कोई आइडिया? सर 2017 में ये घर हमने लिया ठीक था। है, तो ऐसा हो सकता है कि ये घर अच्छा सा करीब 60-70 लाख रुपए का हो, क्योंकि अगर 34 लाख रुपए बचे हुए हैं, 7 साल से आप पे भी करते आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता था कि शायद 40-45 लाख रुपए का लोन लिया है। अगर वो 80% लोन अमाउंट था और बाकी का 20% आपके पिताजी ने डाउन पेमेंट किया था, तो मतलब घर करीब 60-65 लाख का है। और अगर ये भी मान लें कि कुछ भी ना बढ़ा हो तब से, जो कि नामुमकिन है क्योंकि नासिक जैसी जगह में बहुत ज्यादा रियल एस्टेट बढ़ा है, तो 60-70 लाख रुपए तो होगा ही। मेरी उम्मीद के हिसाब से 1 करोड़ के करीब हो सकता है। तो अगर आप इस घर को 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में बेच देंगी, तो वो 34 लाख रुपए घर का ईएमआई ये घर का लोन निकल जाएगा, आपके 3 लाख रुपए पर्सनल लोन निकल जाएंगे, आपके 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड लोन निकल जाएगा, तो आपका 40 लाख रुपए का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पूरे के पूरे कर्ज फ्री हो जाएंगे। एंड बाकी के फिर जो 20-30-40 लाख रुपए जितने भी हैं जो बचेंगे, वो आप अच्छे से इन्वेस्ट करके अपनी एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां बाय द टाइम यू आर 30, भगवान करे आप फिर से एक घर खरीद पाएंगी, क्योंकि आपकी इनकम तक बढ़ गई होगी, ये पैसा भी थोड़ा बढ़ चुका होगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट टू अ पॉइंट जहां आप अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मॉम के लिए फिर से खुद का एक घर खरीद पाएंगे। मैं जानता हूं कि ये राय देना मेरे लिए बहुत आसान है, आपके लिए इस पे अमल करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट भी होगी इस घर से। आपके पिताजी ने ये घर खरीदा था, एंड आई एम श्योर यही एक कनेक्शन है जो आप सब लोगों को अभी भी स्पिरिचुअली बाइंड करता है। बट दैट विल बी द थर्ड एंड परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑप्शन। तो फिर से पहला आपको अपनी माताजी के पास आ ही जाके अपने गोल्ड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अगर वो 4 लाख रुपए जितने भी का होगा, उसका देखना है कि लोन अगेंस्ट गोल्ड कितना मिल सकता है, एंड ट्राई एंड रीफाइनेंस योर लोन्स विद अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। गोल्ड लोन जो होगा वो काफी कम में होगा एज कंपेयर टू द क्रेडिट कार्ड्स दैट यू आर पेइंग राइट नाउ। दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स, इफ यू थिंक यू आर एबल टू एब्जॉर्ब द क्रेडिट स्कोर का हिट या क्रेडिट रेटिंग का हिट, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज में सेटलमेंट के लिए ट्राई करिए। पर्सनल लोन में भी अगर करना पड़े तो पर्सनल लोन में भी सेटलमेंट के लिए ट्राई करिए। एक पेमेंट स्केड्यूल उनके साथ डिसाइड करिए। यूजुअली वो 6-12 महीने तक मान जाते हैं, और उन 6-12 महीनों में ये पूरे का पूरा पैसा चुकाने की कोशिश करिए। एंड देन तीसरा, अगर कुछ भी ना हो पाए तो फिर शायद कोई और जरिया नहीं है घर बेचने के अलावा। आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं ले सकती क्योंकि घर अभी आपके नाम पे नहीं है, लेकिन बाय मे बी अ मिरेकल आपके पास अभी भी ये घर है, एंड अगर आप उसको बेच देंगी तो लोन्स तो सारे चुकी जाएंगे, इन एक्स्ट्रा आपको 20-30-40 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। एनी रिएक्शंस टू दिस अदिति? सर जो सेकंड अब क्रेडिट कार्ड वाला बोल रहे हो, दैट आई वांट टू कंसीडर। ऐसा लग रहा है एटलीस्ट व्हेन आई
सी दिस अगेन यार, जब मैं वापस अब्ज़ॉर्ब करूँ तब वो ऑप्शन शायद ना हो तो ही बेटर है। फर्स्ट या थर्ड में से कोई अगर, तो हाँ, मैं घर पे भी बात डिस्कस करके पहले तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपने बताया वो थोड़ा सेफ भी लग रहा है इन टर्म्स ऑफ हमारी इच्छा से कुछ हो सकता है वहाँ पर, तो वो पहले देख के वरना जो सेकंड वाला आपने बताया है उसमें सिर्फ़ पर्सनल इम्प्लीकेशन होता है, मतलब मेरे फैमिली पे वो उनका लोन इफ़ेक्ट नहीं होता है या नहीं, उनका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका ही होगा। तो आपकी बहन कभी भी वो लोन ले सकती है क्योंकि उनके नाम से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी माताजी भी लोन ले सकती हैं, उनके नाम पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। पर्सनली आपकी कैपेसिटी में, अज्यूमिंग कि ये सारे लोन आपके नाम पे हैं, करेक्ट? हाँ जी सर। हाँ, तो अगर आपके नाम पे ये सारे लोन हैं और कोई भी को बोरोवर नहीं है और कहीं भी कुछ और लिंकेज नहीं है, तो आपकी मॉम और आपकी बहन जो हैं वो एकदम क्लियर रहेंगे। आपका क्रेडिट रेटिंग हिट हो जाएगा एंड यू विल देन हैव टू मेक डू विद दैट। तो अभी आपके पास 33,000 रुपए अपने होम लोन ईएमआई और महीने के खर्चे में है। दैट लीव्स यू अराउंड 20,000 रुपीज गिव और टेक टू स्पेंड टुवर्ड्स एवरीथिंग एल्स। आपका अभी आउटस्टैंडिंग 7 लाख रुपए है। तो मतलब अगर आप एक ही साल के अंदर 20-20 हजार रुपए देकर इस सारे लोन को सेटल करना चाहती हैं तो करीब 2.5 लाख रुपए। तो वो 2.5 लाख रुपए ओवर 7 जो है दैट विल बी दी सेटलमेंट रेशियो। तो मतलब 35% का सेटलमेंट रेशियो हुआ है। बहुत बार हो सकता है, आपकी हालत में शायद मुमकिन भी हो क्योंकि आप जेन्युइनली फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप देना नहीं चाहती, लेकिन आपके पास कोई जरिया ही नहीं है देने का। तो इट इज पॉसिबल कि बैंक्स, अगर आप हर एक इंसान से, पर्सनल लोन वाले से भी, क्रेडिट कार्ड वाले से भी, इन सबसे बात करेंगे और बोलेंगे कि आई डोंट हैव अ वे आउट, तो वो 35% पे सेटल हो जाएं और वो 2.5 लाख रुपए आप फिर एक साल के अंदर चुकाएं एंड टेक द हिट ऑन योर सेल्फ फॉर लाइफ। इससे घर कम से कम बरकरार रहेगा एंड एक साल के बाद यू विल बी लोन फ्री। कम से कम होम लोन ही सिर्फ बचा रहेगा और कुछ नहीं। एंड होपफुली तब तक आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी, तो यू विल बी इन अ मच मच बेटर स्पॉट। तो शायद उसके बाद कभी लोन लेने की जरूरत ना पड़े। अगर ये हो जाता है, एंड इट विल बी अ रिमार्केबल फीट अगर आप इसको पुल ऑफ कर पाएंगी एंड यू कम अक्रॉस एज समबडी जो बहुत करेजियस है, बहुत ताकतवर है, डिस्पाइट योर हार्डेस्ट सर्कमस्टांसेस। आपने बहुत आसानी से तो बोल दिया कि मैं यंग थी और मैंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत मुश्किल है इस मकाम पे भी पहुंच पाना एंड यू हैव डन रीजनेबली वेल। तो अगर एक साल बाद सारे आपके लोन चुक गए होंगे एंड हम तहे दिल से ये दुआ करेंगे कि ये हो जाए, तो देन यू शुड गेट टू अ पॉइंट जहां आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत 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 ज्यादा जरूरी अदिति, अपने एक्सपीरियंस से सीखकर आप अपनी मॉम के लिए और अपनी बहन के लिए और खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेंगी और अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लेंगी, क्योंकि आप अभी सोल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली की। एंड अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर इमेजिन कि आपकी बहन और आपकी माताजी किस हालत में होंगे। तो यू विल मेक द फर्स्ट डिसीजन आफ्टर अ ईयर, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड यू विल हैव द कैपेसिटी टू पे health insurance for the 3 of you and life insurance under your name with your mother and maybe your sister as well as the nominee. Term insurance कोई और insurance नहीं। जी सर। ठीक है? एंड इन तीनों में से आप एक जो आपको लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच है या सेफ अप्रोच है, इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल आपने और सेफ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां मेरे लिए बहुत बहुत आसान है आपको राय देना, लेकिन आपकी को इस चीज से गुजरना होगा। मेरी राय ये रहेगी कि आप क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की सेटलमेंट के लिए पहले फाइट मारिए एंड टारगेट यही बनाइए। 7 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही साल के दे सकती हूँ, तो कैसे मैं इन सारी कंपनियों को 2.5 लाख रुपए पे सेटल कराऊंगी। अगर हो जाएगा बहुत बढ़िया, उसका और लोन का मिक्स, गोल्ड के लोन का मिक्स बना के आप इसको कहीं ना कहीं इसी में रखने की कोशिश करिए। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लें, जितनी भी आप फाइट मार लें, जितना भी आप सोच लें कि आप ये चाहती हैं, देन मे बी यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन एक्सेप्ट सेलिंग द हाउस। एंड वो कभी कभी ऐसा होता है आदित्य कि
अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल का पूरा जो भार है वो उतर जाएगा एंड सडनली फ्रीडम भी मिलेगी, क्योंकि 20-30 लाख रुपए भी होंगे, तो जो आज की जिंदगी है उससे बहुत अलग जिंदगी होगी. एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दैट मे बी अपीलिंग, बट इट्स नॉट अ डिसीजन दैट आई कैन मेक फॉर यू और इवन सजेस्ट, क्योंकि मेरे लिए एज आई सेड बहुत आसान है करना, लेकिन आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने बहुत मेहनत करके ये घर अपने लिए बनाया होगा, आपके लिए बनाया होगा. तो प्लीज उनसे बात करिए. इस कॉल से जितना भी आपको क्लैरिटी मिली है वो वापस डिस्कस करिए, समझिए कि कौन सा इन तीनों में से आपके लिए सही रहेगा. लेकिन 1 and 2 हैव टू गो अलोंग. गोल्ड लोन और सेटलमेंट, वो तो दोनों एक साथ पुल ऑफ करिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता है तो फिर तीसरा जरिया ही आपका ओनली ऑप्शन है. लेकिन अगर आप अपनी माताजी से बात करती हैं, अपनी बहन से भी बात करती हैं, एंड यू ऑल्सो फील कि द राइट थिंग विल बी कि अपना घर बेच के सारे लोन क्लियर करो, अपने क्रेडिट स्कोर को क्लीन रखो, ये एक्स्ट्रा सरप्लस जो पैसा है वो भी बना के रखो, एंड देन स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर अगेन. तो मे बी दैट्स ऑल्सो द राइट थिंग, बट यू विल हैव टू bring everyone together into that decision. Yeah. ठीक है? जी सर, thank you a lot sir. This the more than anything I think the breakdown, ऐसे ये 3 अप्रोचेस है, ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे कंसिडर करे या ऐसे इसको लेकर चले, but that is very helpफुल. Thank you sir. Very very welcome. and मैं genuinely फिर से चाहूंगा कि आप जिस मुश्किल में हो उससे जल्द ही निकलें और विश यू द बेस्ट. You are, again, as I said, a very, very, very brave person. And I don't know how many of us in the same situation would have done what you've done. So my deepest respect, and at the same time, my best wishes कि आप इसको pull off कर पाएंगी. I really feel कि 1 साल अगर आपकी किस्मत भी आपके साथ रहेगी and आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, you'll be able to do it. No, so very, very determined to do it also भी. This helps. मैं वही डिस्कस करके आपको ये भी बताऊंगी कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया, और फिर आई एम श्योर हो जाए, कुछ तो होगा, इसका निकलेगा. हेल्प तो जाएगी. बिल्कुल होगा. ऑल द बेस्ट अदिति. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो. एंड आपके स्टोरी के थ्रू आई थिंक बहुत लोगों को बहुत उम्मीद भी मिली एंड कुछ सीखने के लिए भी मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.